हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन में, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि केवल जो भी एक जो हमने अप्रोच की बात करी थी ना, कि दो अप्रोच था, जिसमें एक में था कि फैक्चुअल डेटा कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं उनकी बात करी, या ब्रिटिश में जितने भी ब्रिटिश भारत में जितने कमीशन बने थे उनकी बात करी थी। तो आज हम देखेंगे कुछ कुछ प्रमुख कमीशन और उनके रिकमेंडेशन के बारे में, उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी है। जिसमें सबसे पहला है 1813 का चार्टर एक्ट। हालांकि आपने इसके पहले देखा था, कुछ चीज़ों को मैं कल से फिर से रिकैप करता हूँ कि 1791 में, माफ कीजिएगा, 91 नहीं, ये दूसरा वाला बना था। 1781 सबसे पहला जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना था वो था कलकत्ता, मदरसे की बात करी गई थी ना, मदरसा बना था। और उसके बाद 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना करी गई थी, संस्कृत कॉलेज बना था। एंड 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज बना था, जो 1802 में जा करके बंद हो गया था, है ना, सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए विलियम कॉलेज की स्थापना से। उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट आया था, जिसमें जो एजुकेशन है उसके डेवलपमेंट के लिए 1 लाख रुपए को मंजूर किया गया था ना, 1 लाख रुपए। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1 लाख रुपए की बात करी गई थी, लेकिन ये जो 1 लाख रुपए की बात करी गई है, ये 1823 तक इस राशि को उपलब्ध नहीं कराया जा सका। उसके पीछे रीजन ये था कि आंग्ल, मैंने कल इस बात पे भी डिस्कस किया था कि आंग्ल और प्राच्य दो विवाद उत्पन्न हो गए, है ना। आंग्ल प्राच्य विवाद उत्पन्न होने का सेंस ये है कि बात चलने लगी कि जो भारतीय भाषाओं का विकास किया जाएगा इस 1 लाख रुपए से, या अंग्रेजी भाषा का विकास किया जाएगा। तो एंग्लो ओरिएंटलिस्ट जो विवाद था उस पर डिस्कस करते हैं। तो जो ओरिएंटलिस्ट हैं, जो पारंपरिक भारतीय शिक्षा और स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने की बात करते हैं, उसमें सबसे प्रमुख नाम है जेम्स प्रिंसेप का और चार्ल्स विल्सन विल्सन है ना। जेम्स प्रिंसेप और विल्सन, ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्पेशली यूपीपीसीएस आर में, कि एंग्लो कौन थे, ओरिएंटलिस्ट कौन थे। जो जेम्स प्रिंसेप और विल्सन की बात है। इसके बाद जो है एंग्लिस्ट की बात करेंगे, तो जिसमें लॉर्ड मैकाले, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, जिसका नाम है लॉर्ड मैकाले। और एक है चार्ल्स ट्रेवेलियन। ये मेन जो दर्शन दिया था इन्होंने एंग्लिसिस्ट का, वो चार्ल्स ट्रेवेलियन ही थे। हालांकि लॉर्ड मैकाले ने इसको जमीनी हकीकत पे वो किया था, इम्प्लीमेंट किया हुआ था। इसके बाद 1835 में, जो कि एंग्लो ओरिएंटलिस्ट विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था, तो उसके लिए कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। इनके ऊपर जिम्मा ये सौंपा गया था कि आप ये बताएंगे कि ये जो 1 लाख रुपए इसका उपयोग कहाँ किया जाए। तो लॉर्ड मैकाले की जब बात करेंगे तो 1835 में इन्होंने रिकमेंडेशन दी, और इन्होंने कहा कि जो पश्चिमी विज्ञान और साहित्य का विकास होना चाहिए, केवल अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा का विकास किया जाना चाहिए। और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि पूरे एशिया के जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पुस्तकें हैं, वो यूरोप के एक लाइब्रेरी के कोने के बराबर है। वो इसी समय में इन्होंने दिया था। और यूरोपीय शिक्षा से कमतर आंका हुआ था भारतीय शिक्षा को। और यहाँ पे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी कि ऊपर वालों को शिक्षित कर दो और नीचे ऑटोमेटिक शिक्षा चली जाएगी, है ना। इसके बाद भारतीय इतिहास में एक, जिसको भारतीय इतिहास का मैग्ना कार्टा, ब्रिटिश एजुकेशन का, भारतीय ब्रिटिश भारत के में शिक्षा का, जिसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, वो है वुड डिस्पैच, है ना, वुड्स का डिस्पैच। 1854 में आया था, कल भी हमने इसको कराया हुआ था। अभी एक बार लास्ट में हम सारे ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे कब कौन सी कमेटियाँ बनी थी। 1854 में बना था, चार्ल्स वुड ने इसको तैयार किया था। इसमें बात की गई थी कि जो जनशिक्षा है उसकी जिम्मेदारी संभालने की बात करी गई थी, और उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, मतलब जो ध्यान उसमें समझिएगा इस चीज़ को, कि जो हायर एजुकेशन है उसमें इन्होंने बताया कि जो एजुकेशन, हायर एजुकेशन दिया जाना चाहिए वो किससे होगा, वो इंग्लिश माध्यम में होगा। और जो लोअर एजुकेशन है वो उसमें आप कर सकते हैं पारंपरिक भाषा में। और साथ साथ में इन्होंने धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकुलर एजुकेशन की बात करी थी ना। सेकुलर एजुकेशन क्या होता है, तो सेकुलर एजुकेशन में जैसे बात करेंगे तो लाइफ साइंसेज की बात होती है, टेक्नोलॉजी की बात होती है, साइंस की बात होती है। मतलब इधर जो रिलीजियस एजुकेशन उससे इधर जो होती है उसको धर्मनिरपेक्ष शिक्षा बोलते हैं। महिला और व्यावसायिक शिक्षा पे भी फोकस था। निजी उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए इन्होंने अनुदान या सहायता की बात कर रखी थी। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो उर्स डिस्पैच आया उसके बाद क्या-क्या डेवलपमेंट हुए। तो डेवलपमेंट जो क्या-क्या हुए हैं, क्या-क्या चीज़ें बनी हैं, तो उर्स डिस्पैच के बाद कुछ चीज़ें हुई। जैसे 1856 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। कभी-कभी आरओ-आरओ या फिर पीसीएस प्री में पूछा जा सकता है, यूपीएससी में आने के चांसेस थोड़े से कम है। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है, कलकत्ता का जेडी बेथुन कॉलेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक 2021 में पूछा जा चुका है कि बेथुन कॉलेज के जो सचिव हैं, हाँ, जो सेक्रेटरी हैं,
उनके नाम क्या थे? तो सेक्रेटरी थे, उनका नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, जो है उस समय बेथुन कॉलेज के सचिव हुआ करते थे, है ना? इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसके बाद जो है पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आईआईटी रुड़की की स्थापना, ये इसी के रिकमेंडेशन की बात हुई है। 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी बनी, 1887 मद्रास यूनिवर्सिटी, है ना? तो इनका स्थापना हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे कि नेक्स्ट जो कमीशन आया उसका नाम है हंटर शिक्षा कमीशन, है ना? माफ कीजिएगा, हंटर कमीशन, एक सेकंड। नेक्स्ट नेक्स्ट कमीशन इसका नाम है हंटर शिक्षा आयोग। 1882-83 में इसका गठन हुआ था। क्योंकि आपने देखा कि जो उट्स डिस्पैच था, या उट्स डिस्पैच के उसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है ब्रिटिश भारत में, उसने केवल हायर एजुकेशन की बात करी थी। तो यहाँ पे जो कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की उपेक्षा की गई थी, इसके जांच के लिए हंटर शिक्षा आयोग, हंटर कमीशन का गठन किया गया था। स्थानीय इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि स्थानीय भाषा में प्राथमिक शिक्षा जो होनी चाहिए वो स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा जो है वो नवस्थापित जिला और नगर पालिका बोर्ड को सौंप देना चाहिए। साथ में माध्यमिक विद्यालय के इन्होंने 2 भाग बताए, 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए बताया, एक साहित्यिक और एक व्यावसायिक। तो व्यावसायिक करने का ये उद्देश्य था कि यहाँ से एजुकेशन जो होगी वो रोजगार परक एजुकेशन होगी, लाइक दैट उनका था। रेलवे आयोग, इसके बाद जो नेक्स्ट कमीशन बनता है रेलवे आयोग बनता है विश्वविद्यालय शिक्षा से रिलेटेड। तो ध्यान रखिएगा ये कमीशन जब बन रहा है उस समय जो गवर्नर जनरल अब इसका पद नाम बदल के वायसराय हो चुका है। तो इस समय जो वायसराय है उसका नाम है लॉर्ड कर्जन। इसका बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, ये भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में भी मिलेगा और इसमें भी। इसी के रिकमेंडेशन पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ, जिसमें बात करी गई कि जो यूनिवर्सिटी हैं वो रिसर्च पे ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है? और फेलो की संख्या कम करी गई, जो सरकार के द्वारा अधिक नामित किए जाने थे। विश्वविद्यालय का जो सीनेट होता है ना, सीनेट में जितने सीनेट के निर्णयों को वीटो करने की शक्ति वायसराय के पास चली गई। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझना है, वायसराय के पास की शक्ति चली गई। और साथ में उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय सुधार के लिए 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए स्वीकृत किए जाने थे। ध्यान रखिएगा कि इसी समय 1906 में बड़ौदा ने एक प्रगतिशील राज्य का, बड़ौदा जो रियासत है इसने उस समय की सबसे प्रथम रियासत है जिसने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत करी है ना? इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे भारतीय रेलवे आयोग हो गया। अब सरकार देखेंगे हम शिक्षा नीति पर सरकारी संकल्प क्या था, है ना? शिक्षा नीति पर सरकारी संकल्प की बात करेंगे तो 1913 में आया था। इसमें बात करी गई कि प्रस्तावना ये दी गई कि सरकार से कहा गया, कल भी मैंने बताया था कि या तो वो कंप्लीट साक्षर बनाए या फिर जो है सबको अनिवार्य एजुकेशन प्रोवाइड करवाए। तो सरकार ने जो है अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया कि भाई अनिवार्य शिक्षा तो हम नहीं दे पाएंगे और साक्षरता प्रोवाइड करवाएंगे। साक्षरता क्या ही प्रोवाइड करवाए, किया कुछ नहीं। तो इन्होंने प्रोविजन बनाया कि प्रांतीय सरकारों को गरीब और पेशेवरों को मुफ्त प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए जल्दी कदम उठाने चाहिए, लाइक दैट। उसके बाद सैंडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 से 1919 इसमें गठन होता है। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं की जांच करने के लिए बेसिकली गठन किया था और ये बताते हैं कि जो स्कूल का पाठ्यक्रम वो 12 साल का होना चाहिए। छात्रों को इंटरमीडिएट स्तर के बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश देना चाहिए। कमोबेश आप देखेंगे कि जो 1986 की शिक्षा नीति, जो 10+2 सिस्टम है, वो कुछ न कुछ आप इससे मिलता-जुलता रहेगा, है ना? माध्यमिक और इंटरमीडिएट शिक्षा के लिए एक अलग बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। विश्वविद्यालयों के नियमों में कम कठोरता, मतलब ये थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए, लचीला होना चाहिए, ठीक है? लचीला किस पर्सपेक्ट में होना चाहिए? शोध के रेस्पेक्ट में, और जो है जो सेनेट के नियम हैं, नियुक्ति के नियम हैं, पाठ्यक्रम के उस पर्सपेक्ट में लचीला होना चाहिए। हरटोग समिति की बात करेंगे नेक्स्ट 1909 में। प्राथमिक शिक्षा की बात करें, इसने प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि लेकिन शिक्षा में जल्दबाजी, विस्तारवादिता की जरूरत नहीं है। योग्यता में उन्होंने हाई स्कूल औसत और 8वीं के बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरुआत करने की बात करी, जो कि हाल ही की जो नई एजुकेशन पॉलिसी, अगर आप रिलेट करके थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो उसमें व्यवस्था की गई है एपी 2020 में, कि अब जो वो व्यवस्था करेंगे उसमें ये होगा कि हाँ, 8वीं के बाद से बच्चों को उनके मन के हिसाब से सिखाई जाएँगी चीज़ें, है ना? इसके बाद बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना 1937, इस समय ध्यान रखिएगा कि ये गांधी जी की रिकमेंडेशन पे, गांधी जी के विचारों पर आधारित है। इसको ज़ाकिर हुसैन की तालीम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी समिति ने ही एक विस्तृत राष्ट्रीय योजना तैयार करी थी। इन्होंने बताया था कि कोई भी चीज़ जो सिखाई जाए वो प्रारंभिक बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से सिखाई जाए, है ना? एक्टिविटी करते हुए सिखाई जाए। साथ-साथ में पहले 7 साल निःशुल्क और अनिवार्य और मातृभाषा में शिक्षा की बात करी जाए। वर्तमान में भी ये बात करी गई है, जो न्यू न्यू एनईपी आई है ना? फिर साथ में कम्युनिटी एजुकेशन की भी बात इन्होंने किया होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सार्जेंट प्लान 1944। शिक्षा को समूहों और आयु वर्गों में विभाजित कर दिया गया।
इनका रिकमेंडेशन था, हालाँकि लागू हो नहीं पाया। तकनीकी, वाणिज्यिक और कला शिक्षा 3 की बात करा था इन्होंने कि टेक्नोलॉजी की बात किया जाए, कमर्शियल एजुकेशन और आर्ट्स की बात किया जाए, ह्यूमैनिटीज़ की बात की जाए। इंटरमीडिएट कोर्स जो था इसका उन्मूलन कर दिया इन्होंने। इन्होंने कहा कि डायरेक्ट जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन में एडमिशन दिया जाए। साथ में इन्होंने शिक्षकों के ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये वर्तमान जो आधुनिक शिक्षा नीति आई है एनईपी 2020 उसमें भी पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि शिक्षकों के प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग है ना? ट्रेनिंग है, इनकी बात की शारीरिक शिक्षा, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांगों मतलब दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा पर जोर की बात करते हैं। ठीक है? तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन थी। अब एक बार कल हमने जो कराया था उसको एक बार रिकैप करते हैं कि कितने टोटल अभी तक के जो एजुकेशन बने थे, जो एजुकेशन कमीशन बने थे, वो एक सीरियल से एक बार हम रिकैप करते हैं। तो सबसे पहला जो था, अगर एक-एक करके हम देखना चाहें, तो जो सबसे पहला था 1 सेकंड। तो जो सबसे पहला कमीशन था, कमीशन क्या पहला जो स्कूल बना था वो 1781 में कलकत्ता मदरसा बना था ना, सीएम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। किसने बनवाया था इसको? वारेन हेस्टिंग्स ने बनवाया था ना। अगर आप थोड़ा-सा रिकैप करने की कोशिश करें तो वारेन हेस्टिंग्स ने इसको बनवाया था। फिर दूसरा 10 साल बाद फिर से आएगा 1791 इस बार जो है बनारस संस्कृत कॉलेज बीएस लिख दे रहे हैं। इसको बनवाया था जोनाथन डंकन ने, है ना? किसने बनवाया था? जोनाथन डंकन ने बनवाया था। इसके बाद जो तीसरा आता है वो 1800 का जो है फोर्ट विलियम कॉलेज होता है ना, क्या है? फोर्ट विलियम कॉलेज की बात करते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ट्रेनिंग के लिए आता है, हालाँकि 1802 में बंद हो जाता है, इसको बनवाया था साहब लॉर्ड वेलेज़ली ने, इस चीज़ को याद रखना है दोस्तों, लॉर्ड वेलेज़ली ने। इसके बाद जो फोर्थ आता है वो फिर 1813 का चार्टर एक्ट है, सीए। फिर उसके बाद 1835 मैकाले साहब का मिनिट है, मैकाले मिनिट। फिर इसके बाद आप सिक्स की बात करेंगे तो फिर इसके बाद सीधे 1854 उड्स डिस्पैच आ जाएगा, उड्स डिस्पैच। और फिर इसके बाद फिर 1882 और 83 की बात करेंगे तो इसमें हंटर कमीशन है। फिर इसके बाद सीधे आप 1902 रैले की बात कर लेंगे, 1904 इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट की बात कर लेंगे। इसके बाद जो है यहाँ लिख देते हैं 1904, फिर उसके बाद सीधे 1913 सरकारी की शिक्षा नीति वाले जो बात है, सरकारी प्रस्ताव जो है, फिर 1917 सैंडलर की बात करेंगे, 1929 जो है वो हार्टोंग की बात किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है 1937 आप वर्धा की बात करेंगे, 1944 में अब बात करेंगे सार्जेंट की, एंड 1948-49 में आप राधा कृष्णन की बात करेंगे। फिर 1952-53 के आसपास सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का गठन हुआ है। फिर 1964 से 66 में दौलत राव कोठारी की कमीशन है। फिर 1986 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन है। फिर 2009 में आपका आरटी एक्ट पास हुआ था ना, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। इसके बाद 2020 में एनईपी था। तो ये था डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। यूपीपीसीएस या एनी अदर स्टेट के पीसीएस जो भी होंगे और आरओ के जो एग्जाम होंगे उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।